राम राम भाई सभी लोगों को वेलकम बैक टू माय मेन चैनल। बहुत सारे लोग मेरे को कह रहे थे एल्विश भाई तो मेन चैनल छोड़ के भाग गया, एल्विश भाई तो रिटायर हो गया, एल्विश भाई सिर्फ ब्लॉग बनाता है, शोज करता है, मेन चैनल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बट नहीं, और इस बारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हम बताएंगे। आज की वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा लग जाता है, लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, कभी कैंडल्स लेके, कभी प्रोटेस्ट करते हैं, बट थोड़े टाइम बाद आप देखोगे बिल्कुल चीजें गायब हो जाती है, जैसे वो चीजें कभी हुई ना हो। अब सेम सीन बांग्लादेशी हिंदूज और कोलकाता होगा। अब कहीं पे भी आप नहीं सुनोगे, ना कोई अपडेट इनकी सुनोगे, ना कोई लोगों के मुंह से कोई बात होती सुनोगे। बहुत लोग मेरे से पूछेंगे एल्विश भाई आप इतनी लेट क्यों इस टॉपिक पे वीडियो निकाल रहे हो। मैं इसी वजह से निकाल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसको दोबारा गर्म करने की जरूरत है। तो इसी चीज को दोबारा से लोगों के सामने रखने मैं लेके आ चुका हूँ ये वाली वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखना। और भाई ये तो चलो मैंने नई वीडियो निकाल दी कि भाई लोग भूल गए, दोबारा से चलो थोड़ा गर्म कर दिया टॉपिक को, बट हमें चीजें भूलनी नहीं चाहिए क्योंकि भूलने से उनका रिजल्ट अलग हो जाएगा। आप सोशल मीडिया पे चाहे रियल लाइफ में, तो उसका रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप पेशेंट होके उस चीज को याद रखोगे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने माध्यम से ये सीरियस टॉपिक और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर ये वीडियो है मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ और आप लोग मेरी बात समझो। तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, पर्सनल रंजिश अपनी जगह है, पर्सनल आइडियोलॉजी अपनी जगह है। आप किसी भी दल के विरोधी या समर्थक हो सकते हो, मगर जब बात अपने देश की आए तो सबसे पहला धर्म है देश के साथ खड़ा होना। पार्टी देखो आपकी कोई भी हो सकती है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, जो मर्जी हो, देश को मजबूत बनाने के लिए काम किया जाना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है उस पर हमारे देश के ही ओपोजिशन वाले नेता जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ उसी तरीके का तख्ता पलट करने की सोच भारत में भी कुछ लोग रखते हैं। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो हमारी इकोनॉमी को अनस्टेबल बनाने में लग रखे हैं। समझ लो, जिस तरीके से बांग्लादेश में हालत बिगड़ी हुई है उसी तरीके से भारत में भी हालत बिगाड़ने की साजिश करी जा रही है। सारी चीजें तुम्हें वीडियो में समझाऊंगा, एंड तक देखना। और इन चीजों को समझने के लिए हमें कुछ गुजरी हुई तारीखों के पन्ने पलटने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 5 अगस्त 2024 ये वही तारीख है जब बांग्लादेश धधक रहा था, सड़क पे चिंगारियां जल रही थी, आरक्षण की सुलग रही आग में कट्टरपंथी का पेट्रोल डाला जा चुका था और देखते ही देखते जमहूरी हुकूमत घुटनों पे आ चुकी थी। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पे कुल्हाड़ी चल रही थी, हर तरफ आग लगी थी, कहीं गाड़ी तोड़ रहे थे तो कहीं बस फूक रहे थे। प्रधानमंत्री आवास में कुछ लोग घुस गए थे। आप मानोगे नहीं, पीएम शेख हसीना के अंडर गारमेंट्स तक लूट रहे थे। आपने फोटो देखी होगी वो ऐसे वाली, मैं बोल भी नहीं सकता उस फोटो के बारे में ज्यादा। इससे कुछ घंटे पहले ही शेख हसीना जो जीते जागते और हरे भरे देश की प्रधानमंत्री थी, वो अपने ही देश छोड़ के भागने को मजबूर हो गई। After the Prime Minister Sheikh Hasina surprised the country by resigning today and fleeing to India. क्योंकि अगर वो देश ना छोड़ती तो मेरे हिसाब से उनकी मौत तय थी। शेख हसीना ने जब देश छोड़ने की सोची तो सबसे सेफ उनको हमारा देश भारत लगा। ये बात अलग है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बार बार भारत से कह रही थी कि शेख हसीना को हमें सौंप दो ताकि हम उन पे केस चला सकें। पड़ोसी वाला नहीं है, बल्कि भारत का जुड़ाव इसलिए भी है कि बांग्लादेश की पाकिस्तान से आजादी दिलाने में हमारे सैनिकों का बलिदान भी शामिल है। दोनों देश 4009 किलोमीटर की सीमाएं शेयर करते हैं, इसलिए बांग्लादेश में परेशानी होने से भारत का परेशान होना लाजमी था। पर हैरानी इस बात से होती है कि हमारे देश का जो ऑपोजिशन है वो इतना ज्यादा खुश हो रहा है और बांग्लादेश के बहाने सरकार पर निशाना साध रहा है। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन कह रहा है कि बांग्लादेश में तानाशाही का अंत हुआ है और ये भी कह रहा है कि जो भी तानाशाही दिखाएगा उसका वैसा यही हाल होगा। सीधी भाषा में तुम्हें बताऊं, तुम्हें अगर ये चीजें ना समझ में आ रही हो, कि वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं और उनको भी ऐसे ही सत्ता से हटाया जाएगा। ऑपोजिशन बार बार ये कह रहा है कि बांग्लादेश की युवा क्रांतिकारी की जीत हुई है और इनसे जो टकराएगा उनका हाल शेख हसीना जैसा ही होगा। मगर सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई तुम्हारा भाई बताएगा। सच्चाई ये है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जीत हुई है।
सच्चाई ये है कि चुनी हुई सरकार हारी और आतंकवादी जीते। सच्चाई ये है कि एक देश हारा और आतंक की जीत हुई। कहते हैं कि जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो अपना घर बचा लो, क्योंकि भाई साहब अपने घर में भी आग लग सकती है। तो जैसे ही बांग्लादेश जल रहा था उसकी गर्मी हमारे भारत में भी महसूस हो रही थी, मगर हमारे देश के ऑपोजिशन को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि संकट कितना बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, अक्टूबर 2023 में बांग्लादेश के इलेक्शन से पहले ही ऑपोजिशन पार्टी शेख हसीना को इंडिया का एजेंट बता रही थी और ये बोला जा रहा था कि अपनी सरकार बचाने के लिए शेख हसीना ने बांग्लादेश को भारत को बेच दिया। सेम उसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ पे ऑपोजिशन बार बार बोलता है कि सरकार संविधान को खत्म कर देगी, ठीक उसी तरीके का माहौल बांग्लादेश में भी था। जैसे हमारे यहाँ पे ऑपोजिशन बार बार कहता है कि सरकार दलितों आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देगी, ठीक वैसे ही वहां भी आरक्षण की आग लगी थी। बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हो रहे थे, यही बात पाकिस्तान को चुभ रही थी, तो उसने साजिश रख के बांग्लादेश का तख्ता पलट करने में अहम भूमिका बनाई। हैरानी तो मैं इस बात की मानता हूँ कि जो हमारे देश में सेक्युलर होने का वो करते हैं ना, हम तो भैया बहुत ज्यादा सेक्युलर हैं, ढोल पीटते हैं, जो वो रेडिकल इस्लामिस्ट का साइड ले रहे थे। पिछले 2 सालों में ढाका यूनिवर्सिटी, चिटगांव यूनिवर्सिटी, जहांगीर यूनिवर्सिटी, सिलहुट यूनिवर्सिटी, राजशाही यूनिवर्सिटी में बड़े लेवल पे इस्लामिक विचारधारा पनपी। पिछले 3 सालों में हर स्टूडेंट इलेक्शन में इनकी जीत हुई और इन्होंने बांग्लादेश में मालदीव्स की तरह इंडिया आउट अभियान चलाया। इन्होंने भारत के खिलाफ हमेशा गलत गलत बोला और घरेलू राजनीति में अपनी सिचुएशन को मजबूत करने के लिए बीएनपी ने हमेशा भारत के लिए जहर ही उगला है। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, उसके लोग स्टूडेंट्स की फेक डीपी लगा के स्टूडेंट्स मूवमेंट चलाते थे और आंदोलन को बड़ा करने में कामयाब भी हो गए। अब जो जमाते इस्लाम की सरकार है उसके रिश्ते आईएसआई जो पाकिस्तान की है उससे बहुत ज्यादा गहरे हैं। तो इन बातों से इतना तो क्लियर हो गया कि भैया कौन किसकी साइड है और कौन किसके अगेंस्ट। हमारा ओपोजिशन इतना अंधा हो चुका है कि जो भी पीएम मोदी का विरोध कर रहा है वो उनके साथ खड़ा हो जाता है, चाहे वो बात हमारे देश के अगेंस्ट में ही क्यों ना हो। हमारे देश का किसान हमारी आन बान और शान है, सरकार भी यही मानती है, इसलिए सरकार किसानों के लिए सारी योजनाएं भी चला रही है। पर किसान भाइयों ने अपने हित के लिए आंदोलन किया, जो कि ठीक भी था। देखो, मैं ही नहीं कह रहा, मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, मैं ही नहीं कह रहा वो खराब थे, ये भी था। मैं पूरी चीजें सुनना मैं जो बताने वाला हूँ। और देखते ही देखते किसान आंदोलन को बाहरी शक्तियों ने हाईजैक कर लिया, बाहर से फंडिंग होने लग गई और किसान आंदोलन ने देश विरोधी आंदोलन की शक्ल ले ली। आपको याद होगा कि कैसे हमारे जो देश की शान है लाल किला, उस पे किन लोगों ने कौन सा झंडा लहराया। ये सीधा सीधा इशारा है उन लोगों की तरफ जो भारत में सरकार को अनस्टेबल करना चाहते हैं और किसानों की आड़ में हिंसा फैलाना चाहते हैं, जो कि उन्होंने फैलाई भी देखो अल्टीमेटली। और ये कोई पहली बार नहीं हो रखा कि भाई ये आंदोलन हो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे और हमें चाहिए आजादी, या आपने बहुत सारे सुने होंगे नारे लग रहे हैं भैया वहां पे आजादी के साथ खड़ा रहता। ये लोग ये नहीं सोचते कि पीएम मोदी का विरोध करते करते हमारे देश का विरोध हो रहा है। भाई ये लोग हमारे देश का विरोध करने पे उतर आए।